चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी चंदर कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम ही को ढूंढूंगी। इतना याद रखना, और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवानचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर कि इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती। लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजड़े के अंदर एक पहिया लगा है और ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थक कर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे, लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य खत का जवाब जल्दी ही देना। अम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारी पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहाँ जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझें, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाजें अच्छी नहीं लगती, न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ, क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी जिंदगी में कोई जरूरत आ पड़े तो जरूर याद करना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ढरा। खडहर के सन्नाटे में भूलकर आई हुई बांसुरी की आवाज की तरह सुधा का पत्र। सुधा का ध्यान आया और चला गया। खडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए, और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा विहान। सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कथई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था। छोटे छोटे पिले दूब पर किलोल
कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पमी उसमें से कूद पड़ी और कुंवारी हिरणी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माई बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पमी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पमी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। अकेला घर भी है, उसने उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है? और डॉक्टर शुक्ला, वे लोग मिस बिंती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी शादी भी हो गई। डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बर्टी, सुधा, बिंती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता, समझ गई। जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पमी बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, कहना मत अपनी जबान से। स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, यह ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदर ने पूछा। योग साधन, पमी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना बहुत था। सोचा देखती आऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, बड्डी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं जेनी एक दिन बड्डी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने बड्डी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बड्डी स्वेटर उतार कर जेनी के कमरे में गया। तुम्हारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतार कर बड्डी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, यह तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकाल कर मेज पर रखी। एक भूतिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली, यह सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों? तो बोली, इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा वे अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया, फिर बोला, और क्या लाई? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ। चंदर ने देखा, पमी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत ही भोलापन आ गया था। आंखों में कुंवारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर श्रृंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पमी, लगता है जैसे कौमारे लौट आया है तुम पर। तो परियों के कुंड से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बने रहने का। और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छाह में एक नया संगीत सुना कपूर, मानसलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के। और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था।
नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लूं तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें। और पमी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वास आंदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झलाकर अलग हट गया। कैसी अजब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला क्यों पमी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हीं से पूछता हूँ क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ पमी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पमी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है यह सब एक भुलावा है अपने से, पमी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है, वह जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वे मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगी? चंदर ने पूछा। यह और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा। ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिस्ट एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप यह देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है, लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पमी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पमी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ। भगवान से चिढ़ है बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंत संघर्ष की उलझन का नाम है, पमी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं, चलो 9:30 से मैटिनी है। आओ देख आए, मुझे कॉलेज जाना है। मैं जाऊंगा नहीं, कहीं आज इतवार है। प्रोफेसर कपूर पमी चंदर को उठाकर बोली, मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी मेरे मीठे सपने। तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है न? और चंदर के माथे पर अपने गरम मुलायम होठ रख दिए। माथे पर पमी के होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पमी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श, उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम झलकने लगी। पमी उसके बालों को अंगुलियों से सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपाकर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पमी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पमी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही। सात चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों ने नगर की आग को शबनम से सींच दिया। उबड़ खाबड़ लहर को अंगों के गुलाब की पाखुरियों से ढक दिया और पीड़ा के अभियारे को सिपिया पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत की लय थी या उद्दाम यौवन का भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूरा दीप बुझ गया था, वहाँ तरुणाई की सांस की इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहाँ फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे, वहाँ पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार
हर सिंगार झड़ पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की शामें पमी के अदम्य रूप की छांव में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पमी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटा। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पमी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पमी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वे पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहां इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वे उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता था तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता हो। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कन्वोकेशन हो गया? डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब लेट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ। कम से कम साल भर के लिए इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों मैं राज्य ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं। चंदर हंसकर बोला, बिंती की शादी ठीक ठाक हो गई। बिंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, बिंती और तुम्हारी बुआजी दोनों अंदर हैं, अंदर है। चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में ही नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंती लौट आए? बिंती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआजी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिंती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बेटवा, हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होता कब भैया? जॉन बता रहा। भाग में ओही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमारी छाती पर मूंग धरह के लिए बधी रही कौन जमी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकिनी बेटियां न दे। 3 भरावरी के बाद बारात उठ गई। भैया हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया।